भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का सिलसिला जारी। 274 भारतीय शहरियों के साथ चौथी परवाज तिल अवीव से रवाना। तीसरी परवाज से 197 भारतीय शहरी पहुंचे राजधानी दिल्ली। इजराइल और हमास के दरमियान तनाज़े से लोग हैं खौफजदा और अब तक 3200 से ज्यादा लोगों की जानें तल्फ। इजरायली फौज ने शाम के अलिप्पो एयरपोर्ट पर की बमबारी। लबनान में हिजबुल्लाह के अक्सरी ठिकानों पर भी किया हमला। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने की 2030 तक पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने की निजी शोबे से ताउन की अपील। मराकश में CII के जरिए एक राउंड टेबल मीटिंग में निजी शोबे से किया खिताब। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम और सिंगापुर के 6 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। दो तरफा ताउन को फरोग देने पर होगा जोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के 141वें सेशन का किया इफ्तिताह। कहा कि भारत 2036 में अपनी सरजमीन पर ओलंपिक का इनेकाद करने के लिए है पुरअज़्म। 2029 में यूथ ओलंपिक खेलों के इनेकाद पर भी किया ख्वाहिश का इजहार। और ICC आलमी कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत का सिलसिला जारी। अहमदाबाद में 7 विकेट से पाकिस्तान को दी शिकस्त। आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। नवरात्रे का पहला दिन आज। पहले दिन में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरात्रे के मौके पर दी मुबारकबाद। आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। इजराइल से भारतीयों की बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत हिंद के ऑपरेशन अजय के तहत जारी है। एक खुसूसी परवाज 274 भारतीय शहरियों को लेकर सनीचर की रात देर गए इजराइल और हमास तनाज़े के दरमियान नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस सिलसिले में तिल अवीव से भारतीय शहरियों की तीसरी खेप एक खुसूसी परवाज के जरिए गुज़िश्ता शब राजधानी नई दिल्ली पहुंची। इस जत्थे में 197 भारतीय मुसाफिर शामिल थे। मरकजी वजीर कौशल किशोर ने हवाई अड्डे पर इजराइल से लाए गए भारतीय शहरियों का इस्तकबाल किया। उनकी मेहनत और लगन की वजह से इजराइल से भारतीय शहरियों का महफूज इनखला किया जा रहा है, जो अपने मुल्क वापस आने के बाद खुश हैं। इजराइल से 235 भारतीयों की दूसरी परवाज सनीचर की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी, जबकि पहली परवाज से 212 हिंदुस्तानी वापस आए थे और अब तक इजराइल से 644 भारतीय शहरी वापस आए हैं। काबिल जिक्र है कि मरकजी वजीर कौशल किशोर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के शहरियों की खिदमत के तय वफ़ हैं। मरकजी हुकूमत ने इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के बाद वतन वापसी के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अच्छी तरीके से लेकर के आने का काम कर रहे हैं। जो भी इजराइल में हमारे भारत के लोग रहने वाले या भारत के लोग वहाँ पे थे, वो जब आ रहे हैं हमारे देश में तो उनके अंदर एक अपार खुशी लग रही है। बहुत यहाँ आ करके भारत माता की जय और जय हिंद बोल रहे हैं और ऐसा उनके चेहरे पे खुशी लग रही है जैसे अपने वतन वापस आकर अपने घर वापस आ गए हों। तो इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमास के खिलाफ इजराइल की जंग जारी है। इजरायली दिफाई अफवाज गजा और मगरबी किनारे में तेजी से हमले कर रही है। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में इजराइल के हमलों में अब तक 2250 से ज्यादा फिलिस्तीनी जाबहक हो चुके हैं, जबकि 10,000 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इजराइल में हमास के हमले में हलाक होने वालों की तादाद 1300 के करीब पहुंच गई है और जख्मियों की तादाद 2800 है। इजराइल ने गजा के शुमाली इलाके में मुकीम तकरीबन 11 लाख अफराद को 24 घंटे के अंदर खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। इजरायली फोर्सेस ने शाम में अलिप्पो हवाई अड्डे और लबनान में हिजबुल्लाह के फौजी ठिकानों पर भी हमला किया है। नीज गजा में जारी इजरायली हमलों के 22 लोगों में
खौफ व हिरास है, जिसकी वजह से वो दूसरे मकामात पर नकल मकानी कर रहे हैं। और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफ्थिस ने शुमाली गजा से लोगों को निकालने के इजराइल के मुतालबे की मजम्मत की है। तिल अवीव से भारतीय शहरियों का तीसरा जत्था देर शब एक खुसूसी परवाज से दिल्ली पहुंचा है। इस जत्थे में 197 भारतीय शहरी शामिल हैं। लोगों ने भारतीय हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। और कनाडा के वजीर खारजा मेलानिया जोली ने इजराइल पर हमास के हमले में चौथे कनाडा के शहरी की हलाकत की तस्दीक की है। वो गजा और मगरबी किनारे से शहरियों को निकालने की कोशिश कर रहा है। कैनेडियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन ने 22 साला शेर जार्जी के खानदान के बारे में इत्तला दी है, जो कि कैप्तूस रेम शहर के करीब एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमास के अक्सरियत पसंदों के हमले के बाद लापता हो गए थे। जूली ने कहा है कि मरने वालों की तादाद 4 कनाडाई शहरियों तक पहुंच गई है, जबकि 3 अभी तक लापता हैं। और उन्होंने कहा है कि वो गजा से कैनेडियन को रफे बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए मिस्र और मगरबी किनारे से उर्दून तक बस के जरिए पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां इसी दौरान डीडी न्यूज के नुमाइंदे अमृतपाल सिंह ने इजराइल और गजा की सरहद पर सूरत हाल का जायजा लिया है। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है। उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इजराइल ने ये कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो फलस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं यूएन ने इजराइल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेवस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इजराइल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इजराइल इस बात को मानता है या क्या इजराइल इस ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं, ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करते हैं, तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजराइल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मराकश में CII के ज़ेर-ए-एहतमाम राउंड टेबल पर निजी शोबे से खिताब करते हुए 2030 तक पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने में निजी शोबे से ताउन की पुरजोर अपील की है। काबिल जिक्र है कि भारत की सदारत में G20 के दिल्ली एलामिये में पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए सरकारी और निजी सरमायाकारी की हिमायत हासिल करने की अपील की गई है। काबिल जिक्र है कि कोविड की वजह से तरक्की पजीर ममालिक को पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए अब हर साल $2.5 ट्रिलियन के बजाय $3.9 ट्रिलियन की सरमायाकारी करनी पड़ेगी। और G20 की सदारत के तहत भारत ने उभरती हुई मईशतों के लिए ब्लेंडिंग फाइनेंस का नया मॉडल दुनिया के सामने रखा है।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर का 6 रोज़ा दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में एस जयशंकर 15 से 18 अक्टूबर तक वियतनाम का दौरा करेंगे और कई शोबों में हुई पेशरफ्त का जायज़ा भी लेंगे। एस जयशंकर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की स्ट्रेटेजिक तदाबीर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत और वियतनाम एक मजबूत जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कलीदी रुकन है। वज़ीर ख़ारजा का दौरा कई शोबों में हुई पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की स्ट्रेटेजिक तदाबीर पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करेगा। जयशंकर ने वियतनाम के वज़ीर ख़ारजा बोई थान सोन से इक़्तिसादी, साइंस और तकनीकी ताउन पर भारत वियतनाम मुश्तरका ताउन पर बातचीत करेंगे। कमीशन के 18वें इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। वो भारतीय कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे और वहां एक शहर में बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर ख़ारजा सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां वो अपने सिंगापुर के हम मनसब और मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वो भारतीय मिशन के सरबराहन की इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। और आज भारत समेत दुनिया भर में तलबा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम ने 2010 में डॉक्टर अब्दुल कलाम की जिंदगी और काम की याद में 15 अक्टूबर को आलमी यौम तलबा के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के किरदार और दर्स तदरीस से वाबस्तगी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि वो भारत के 11वें सदर के ओहदे से सुबुकदोश होने के अगले ही दिन इस पेशे से मुंसलिक हो गए। डॉक्टर कलाम का ख्याल था कि एक उस्ताद का किरदार इंसानी अखलाकियात को संवारने, टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों की सीखने की सलाहियत को फ़रोग़ देने और इख्तराई और तख्लीकी जहन होने का एतमाद पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें मुस्तक़बिल में मसाबक़ती दौर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। भारत और बैरूने मुल्क में डॉक्टर कलाम को दानिश्वर, मुसन्निफ, साइंसदान और बहुत से दूसरे शोबों में उनकी गैर मामूली सलाहियत के लिए जाना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में लिखा कि साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्हें उनके आजिज़ाना रवैये और गैर मामूली साइंसी सलाहियतों की वजह से लोग पसंद करते थे। कौम की तामीर और तरक्की में उनकी लाजवाल खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है। मंदिरों में सुबह से ही अक़ीदतमंदों का जमे गफ़ीर है। काबिल ज़िक्र है कि नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा मुख्तलिफ शक्लों में नमूदार होती हैं। पहले दिन कलश कायम की जाती है और माँ दुर्गा की पहली शक्ल में शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राजा की पुत्री हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि पर अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आगे उन्होंने ट्वीट पे लिखा कि हमवतनों और नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। शक्ति प्रदानी माँ दुर्गा हर एक की जिंदगी में खुशहाली, तरक्की, अच्छी किस्मत और अच्छी सेहत लेकर आए। जय माता दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के 141वें इजलास का इफ्तिताह किया। तकरीबन 40 साल के वक्फे के बाद भारत में मुनक़िद होने वाला IOC इजलास कमेटी के अरकान का एक अहम इजलास हो रहा है। इस सेशन में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर और IOC के अरकान के साथ साथ भारतीय खेलों की दुनिया की अहम शख्सियात और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन समेत मुख्तलिफ खेलों की तंजीमों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत में खेलों की कदीम रिवायत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में खेलों की शानदार विरासत है। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों और खेलों के मुकाबलों की कामयाब मेज़बानी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत अपनी सरजमीन पर ओलंपिक की मेज़बानी के लिए बहुत पुरजोश है।
बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बॉक ने अपने खिताब में खेलों में भारत के बढ़ते हुए दबदबे की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी की क़यादत में भारत की खेलों की तरक्की की तहे दिल से तारीफ की। Your presence here today, dear Prime Minister, is a testimony to this growing importance of Olympic sport in your wonderful country. This is why I'm offering you a very warm welcome. Thank you, Mr. Prime Minister, for gracing us with your presence. Aapka bahut, bahut swagat. India is a truly inspiring place to hold our IOC session. A country that combines a splendid history and a dynamic present with a vigorous confidence in the future. और बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर ने G20 का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इत्तेफाक़ राय पैदा करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। I would like to thank the host and chair of this G20 summit, the Prime Minister of India, His Excellency Narendra Modi. Dear Prime Minister, we have a certain idea how difficult it is to reach a consensus in these divisive and confrontational times we are living in. Congratulations and thank you, Prime Minister Modi, for your leadership and your great support for the Olympic Games. और सीबीआई ने मगरबी बंगाल और सिक्किम में गैर मुल्कियों के पासपोर्ट बनाने के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंगटॉक में पासपोर्ट सेवा मिनी केंद्र के एक सीनियर सुपरिटेंडेंट और एक निजी शख्स को मुबैना तौर पर 1,90,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने इस मामले में 24 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें कोलकाता के सब पासपोर्ट ऑफिसर, गैंगटॉक में पासपोर्ट सेवा मिनी केंद्र के सीनियर सुपरिटेंडेंट और दीगर सरकारी मुलाजमीन और निजी अफराद शामिल हैं। मुलाजमीन और निजी अफराद भारत में मुकीम गैर मुल्कियों की दरख्वास्तों की बुनियाद पर पासपोर्ट जारी करते थे। तहकीकात के दौरान इन सरकारी मुलाजमीन से तकरीबन 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। इस मामले में कोलकाता, गैंगटॉक, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और अलीपुर द्वार में तकरीबन 50 मकामात पर छापे मारे गए हैं। इन छापों में बड़ी तादाद में काबिल एतराज़ दस्तावेजात भी बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने सिलीगुड़ी सब डिवीजन के नक्सल बॉर्डर इलाके में एक मकान पर भी छापा मारा है। और दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में सैरोज़ा बैनुल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर्स गालिब सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें उर्दू और फारसी के रिसर्च स्कॉलर्स मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने मकाल में पेश कर रहे हैं। इस सेमिनार की खास बात यह है कि यहाँ बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए रिसर्च स्कॉलर्स भी शिरकत कर रहे हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें और सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है इसराइल की शदीद बमबारी और अब तक 2000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। हमास के एक और कमांडर की हलाकत हुई है। गजा में पानी ख़त्म होने के दहाने पर है और 20 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। आगे भी इसमें लिखा है कि फ़िलिस्तीनियों की शुमाली गजा से नक़ल मकानी लगातार जारी है और ज़मीनी कार्रवाई का अंदेशा में भी इजाफा हो रहा है। आगे की खबर पर नजर डालते हैं। P20 के मंदोबीन हिंदुस्तान की दिलकश यादों के साथ अपने मुल्क वापस जाएंगे। ओम बिरला ने यह कहा है, आज की मरबूत दुनिया में हम किसी खास मसले को तन्हाई में नहीं देख सकते। तो P20 कॉन्फ्रेंस जो ख़त्म पजीर हो गई है और एक अच्छी यादों को ये तमाम अराकीन अपने मुल्क लेकर जाएंगे। ओम बिरला ने ये बात कही है।
आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का लिखा गाना गरबो रिलीज हो गया है। अपने गाने के सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद शेयर करके मौसीकी और गुलकार टीम का शुक्रिया अदा किया है। आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं, जहां हमने ये रोजनामा इनकलाब से सुर्खियां ली हैं, उसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। बुमराह, सिराज और कुलदीप की शानदार गेंदबाजी की बदौलत, रोहित और इरा की बेहतरीन इनिंग्स की बदौलत टीम इंडिया ने रिवायती हरीफ को यहां पर 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। आगे बढ़ते हैं, रोजनामा इनकलाब के बैनुल अक़वामी सफ़े पर भी इजराइल और फ़िलिस्तीन के हवाले से ही खबर है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी सियासी असर व रसूख से इजराइल की जारियत को रोकने के अज़्म ये उन्होंने कहा है। अरब लीग ने यह कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने सियासी असर व रसूख से इजराइल की जारियत को रोके और खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। हमास ने यह बात कही है और वक्त आने पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने यह बात कही है। आगे की खबर भी देख लेते हैं, जहां फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में अमेरिका से अफ्रीका और एशिया से यूरोप तक एहतजाजी मुजाहरे लगातार किए जा रहे हैं। उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर शाया हुई है। तो ये थे अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब खेल की खबरें जान लेते हैं, जहां आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और 86 रन की इनिंग्स खेली और इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह ने 7 ओवरों में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मुंतखब किया गया। दुनिया के सबसे बड़े मैदान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आलमी कप के सबसे बड़े मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीम जब मैदान पर उतरी तो क्रिकेट फैंस को एक सनसनीखेज मुकाबले की उम्मीद थी। सिक्के की उछाल भारतीय टीम के साथ रही। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अब्दुल्ला शरीफ और इमामुल हक ने पाकिस्तान को सदी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। अब्दुल्ला शरीफ को 20 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू किया। इमामुल हक 36 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। इस बीच बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी लगाने में कामयाबी पाई। हालांकि 50 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर वो बोल्ड हो गए। बाबर के आउट होने के बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाया। मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के वक्फे पर विकेट गिरते रहे और पाकिस्तान की टीम 42.4 ओवर में 191 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में 192 रन के आसान हदफ का पीछा करने उतरी भारतीय टीम से शुभमन गिल और रोहित शर्मा मैदान पर उतरे। दोनों ने तेजी से बारी की शुरुआत की। हालांकि गिल 11 गेंद पर 4 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर शाहीन आफरीदी की गेंद पर आउट हो गए। तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। हालांकि कोहली 16 रन बनाकर कैच आउट हो गए। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी लगाने में कामयाबी पाई। हाफ सेंचुरी लगाने के बाद भी रोहित ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। लग रहा था कि वो एक और सेंचुरी लगाने में कामयाब हो जाएंगे, तभी 86 के स्कोर पर वो शाहीन आफरीदी की गेंद पर कैच आउट हो गए और इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी। और इसके साथ ही भारत का वनडे आलमी कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत का सिलसिला 8 मैचों का हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। रवा वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का ये तीसरा मैच होगा। पहले मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई थी, जबकि दूसरे मैच में टीम ने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। वहीं अफगानिस्तान को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।